डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट 36 धातु एवं अधातु कक्षा 10। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। पहले, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, वह यौगिक जल में भी विलय है, वह तत्व है ए कैल्शियम। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय यानी कि बी। अधातु जो विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट, कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम को उनकी सक्रियता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में नियोजित कीजिए। तो सिल्वर, फिर कॉपर और उसके बाद एल्युमिनियम बढ़ते हुए क्रम में। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातु की सूची को क्या नाम दिया गया है? सक्रियता श्रेणी और एक्टिविटी सीरीज। हिंदी में सक्रियता श्रेणी कह सकते हैं और इंग्लिश में एक्टिविटी सीरीज। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती हैं। अधातुओं द्वारा बनाए गए आयन का नाम होता है ऋणायन। अधातुओं में से ऋणायन बनाती हैं। कुछ धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। किसी ऐसी धातु का नाम बताइए। गोल्ड, सोना, Au। पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 6 है। यह 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा अथवा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जो भी कम होता है वो काम करते हैं ये। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण को पूरा कीजिए। तो इसको पूरा कर लेते हैं हम। 3Fe + 4H2O = Fe3O4 4H2। बैलेंस भी करते चलेंगे साथ साथ। Ca2H2O = CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। 2K + 2H2O = 2KOH प्लस H2। प्राय जब धातुओं की अभिक्रिया खनिज अम्लों के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन जब धातुओं की अभिक्रिया मैग्नीज और मैग्नीशियम के अतिरिक्त तनु HNO3 के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसको तनु HNO3 ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए हाईली उपचायक है, एक बहुत ही ज़्यादा उपचायक है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज यानी उपचयित कर देता है। आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। इसका उपयोग कर धातुओं और अधातुओं के नमूनों के बीच विभेद कैसे करेंगे? हम एक सर्किट तैयार कर लेंगे बैटरी, बल्ब और तार के द्वारा, और उसको बीच में धातु का सैंपल लगाएंगे। जो भी सैंपल दिया गया, अगर वो बल्ब जल रहा है तो वो धातु है, अगर नहीं जल रहा तो वो अधातु है। फिर हमारे पास हथौड़ा भी है एक, तो हथौड़े से हम उसको पीट के देख लेंगे। अगर टन की आवाज़ आ रही है, सोनोरस है, यानी तो वो धातु है। ठीक है। और अगर टन की आवाज़ आ रही तो समझो धातु है। और कई बार ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में भी जो है ग्रेफाइट भी विद्युत का चालन कर सकता है, लेकिन वो फिर सोनोरस नहीं है, ध्वनिक नहीं है। हथौड़ा जब मारेंगे तो वो टूट जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। धातुओं और अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों का आकलन कीजिए। परीक्षण बहुत ही लाभदायक है, सफल होंगे ये परीक्षण। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ ही अभिक्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। कारण बताइए। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं, क्योंकि तांबा एक तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तांबा ऊष्मा का सुचालक होता है इस्पात से अधिक, और इस्पात के मुकाबले कम अभिक्रियाशील होता है। आभूषण बनाने में सोने और चांदी का उपयोग किया जाता है। सोना और चांदी जल और वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं और चमकदार होते हैं, यानी लस्ट्रस, चमक देते हैं, इसलिए इनका उपयोग, सोने और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इनके आभूषण आसानी से बनाए जा सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है।
क्योंकि वो वायु और जल के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, वायु के मॉइस्चर के साथ। वे तुरंत वायु में आग पकड़ लेते हैं। अगर वायु में मॉइस्चर हो तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको केरोसिन में या किसी भी मिनरल ऑयल में अंदर संग्रह किया जाता है। जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। जब जिंक ऑक्साइड के साथ गर्म किया गया तो जिंक के साथ तो कोई विस्थापन नहीं हुआ। हाँ, मैग्नीशियम ने विस्थापन कर दिया जिंक का, कॉपर ने नहीं किया, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है जिंक से। इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड में कोई भी विस्थापन नहीं हुआ। कॉपर ऑक्साइड में जिंक ने भी विस्थापन कर दिया, मैग्नीशियम ने भी विस्थापन कर दिया। किसी सातवां प्रश्न है, किसी एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जिसकी आघात वर्तीयता सबसे अधिक हो। आंसर है सोना। बी, जिसकी ऊष्मा सुचालकता सबसे अधिक होती है। चांदी। सी, जो उन्मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, यानी फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती। बहुत सारी धातुएं ऐसी हैं, आप सोडियम लिख दीजिए, Na यानी सोडियम। 8, एल्युमिनियम में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण उद्योग जगत में इसकी काफ़ी मांग है। एल्युमिनियम एक कम अभिक्रियाशील धातु है, इजीली अवेलेबल है, इसकी पतली पतली थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं, आघात वर्तीयता है ताकि इसलिए पैकिंग में काम आ जाती है। फूड आइटम के साथ रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए इसकी फॉयल बनाई जाती है, और एक पतली फॉयल बनाई जा सकती है जिसका काम पैकिंग वगैरह में होता है, इसलिए इसका उद्योग जगत में काफ़ी मांग है। 9, जब एक धातु X की अभिक्रिया ठंडे जल से कराई जाती है तो वह एक क्षारीय लवण देता है जिसका आणविक सूत्र है XOH। वह गैस जेट का निष्कासन करता है, वह आसानी से आग पकड़ लेता है। X, Y और Z को पहचानिए, इस रासायनिक अभिक्रिया को भी लिखिए। तो X हो गया, भाई कुछ ही धातु हैं जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं, जैसे कि सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, तो हम सोडियम ले लेते हैं यहाँ पर। X हो गया सोडियम, तो XOH हो गया NaOH, और गैस जेट जो निकली वो है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन आग पकड़ लेती है आसानी से पॉप साउंड के साथ। और ये होगी इसकी समीकरण अभिक्रिया का। प्रश्न 10 है, दी गई संरचना को देखिए व लिखिए। रासायनिक सूत्र लिख दिया हमने N2O। धातु है इसमें सोडियम, अधातु है ऑक्सीजन, ऋणायन है ऑक्सीजन O-2, धनायन है सोडियम N+। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं हम। दो परमाणुओं A और B से बनने वाले यौगिकों के निर्माण में A 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, वह B 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो A और B के बीच बनने वाले अबंध की प्रकृति क्या है? ये है आयनिक बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। सेकंड है, A और B से बनने वाले इस यौगिक का सूत्र लिखिए AB2। ठीक है, क्योंकि B के 2 एटम हैं और A का 1 है, तो AB2 बनेगा। इसी प्रकार बनने वाले मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु का निर्माण कर दिए। मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और क्लोरीन ने ग्रहण कर लिए। क्लोरीन के प्रत्येक परमाणु ने 1-1 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, इस तरह से बन गया MgCl2। साधारण नमक केवल पिघली अवस्था में विद्युत का संचालन करता है, क्यों? भाई साधारण नमक में जो आयंस होते हैं वो पिघली हुई अवस्था में या फिर जल के साथ विलयन में ही आयंस जो है वो गति करते हैं, और जब वो गति करते हैं, जब उसमें विद्युत प्रवाहित होती है तो वो विपरीत इलेक्ट्रोड्स की तरफ आकर्षित होते हैं और उसमें विद्युत का संचालन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए केवल पिघली अवस्था में ही वो विद्युत का संचालन करते हैं, क्योंकि पिघली अवस्था में ही आयंस गति करते हैं। NaCl का गलनांक उच्च होता है। NaCl एक आयनिक यौगिक है और जो आयनिक बंधों को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक उच्च होते हैं। निम्नलिखित गुणों के आधार पर धातु तथा अधातु में अंतर बताइए। तन्यता, धातु तन्य होती है, अधातु नहीं होती, यानी धातु के तार खींचे जा सकते हैं, अधातु के नहीं। आघात वर्ध्यता, धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में ढाला जा सकता है, अधातुओं को नहीं। घनत्व, अधिकतर धातुओं का घनत्व अधिक होता है और अधातुओं का कम। कुछ को छोड़ सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। रूप, अधातुएं चमकदार, धातुएं चमकदार होती हैं, अधातुएं नहीं, लेकिन आयोडीन चमकदार अधातु है। विद्युत सुचालकता, अधिकतर धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और
अधातु में विद्युत की सुचालक नहीं होती ग्रेफाइट को छोड़कर। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया है अम्लराज और इसमें HCl और HNO3 3 और 1 के अनुपात में रहते हैं। ये सोने को भी घोल देता है, सोने के साथ भी रिएक्शन कर देता है, जबकि सोना किसी भी अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता। धातुओं के अन्य लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। धातु अगर किसी लवण विलयन के साथ अभिक्रिया करता है, अगर धातु उस लवण वाली धातु जो है उससे अधिक अभिक्रियाशील है तो वो लवण में से उस धातु को विस्थापित कर देगी। जैसे आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट बनाता है। ये देख लीजिए आप अभिक्रिया।